बेदर्दी 13। रंजीत और लड़की आमने सामने थे। रंजीत के चेहरे पर सवालों का सैलाब था, जबकि लड़की उसे डरी सहमी सी देख रही थी। वही विहान दरवाजे पर थोड़ा कंफ्यूज सा उन दोनों को बारी बारी से देख रहा था। देखो, तुम जो भी हो, अब तुम इस वक्त मेरे घर में हो। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में जानने का कोई शौक नहीं, बस अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि मैं तुम्हें वहां भिजवा दूं, रंजीत सख्त लहजे में कहता है। पर लड़की उसे एक असहाय निगाह से देखती हुई चुपचाप नजरें झुका लेती है, जैसे उसके पास कोई और चारा न हो। लड़की को चुप देख रंजीत की भावे जैसे और चढ़ जाती है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अरे भाई, शायद इसे वाकई कुछ याद नहीं हो। वैसे भी जो लोग जंगलों में बेहोश होकर गिरते हैं, उनके साथ ऐसी ही कहानियां जुड़ी होती हैं। विहान तुरंत उनके बीच कूदता हुआ कहने लगा, इसका क्या मतलब हुआ? रंजीत अब गुस्से से विहान की ओर देखता है। मतलब कि तुम देख नहीं रहे, हो सकता है शौक में आने से इस बेचारी की याददाश्त चली गई हो। इसका फेस तो देखो कितनी मासूम है। मासूम कहता हुआ रंजीत उस लड़की पर एक फेंकी हुई नजर डालता हुआ दोबारा उसी तीखेपन से कहने लगा, मुझे तो शक्ल से बहुत चालबाज लग रही है। क्या बात करते हो भाई, लगता है अब वक्त आ गया कि तुम नजर का चश्मा लगाओ। दांत दिखाते हुए विहान अपनी बात कहता है। वही रंजीत विहान की बातों से परेशान होकर सिर झटकता उसे बाहर जाने का इशारा करता है। विहान हाथ उठाते हुए बाहर जाने का उपक्रम करने लगा, पर उसकी नजरें शरारत से भरी रहती हैं। रंजीत फिर से उस लड़की की ओर देखता हुआ उसी लहजे में कहता है, तुम उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चौंककर अवाक रंजीत की ओर देखती है। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें आज शाम तक का वक्त दे रहा हूँ। अपने बारे में याद करो, नहीं तो तैयार रहो पुलिस को तुम्हारे बारे में सब पता लगाने के लिए। जी। ये सुनते लड़की घबराकर एकदम से खड़ी हो जाती है, जिससे रंजीत शंकित नज़र से उसे देखते हुए आगे कहने लगा, पुलिस के नाम में ही असर है। ये सुनते लड़की की घबराहट जैसे और बढ़ जाती है। तभी उनके बीच आता हुआ विहान कहने लगा, अरे यार, घबराएगी नहीं, अपने बारे में सब भूली है। याददाश्त जाने से आदिमयुग में थोड़े चली गई। लेकिन तुम तो जा रहे थे। तिरछी भाव उठाए रंजीत विहान को देखता है। हाँ, तो जा ही रहा था, फिर सोचा तू जिस तरह से लड़की को घूर रहा है, बेचारी की बची कुची याददाश्त भी चली जाएगी। ये सुनते रंजीत के चेहरे पर और ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। वही विहान बिन आवाज के मुंह खोले हंस पड़ा। साहब, आवाज से सबका ध्यान दरवाजे की ओर जाता है, जहां एक नौकर खड़ा हुआ कह रहा था, साहब, अमन साहब आए हैं। अमन? विहान, आज मीटिंग थी न हमारी? रंजीत के पूछते विहान एकदम से उछलते हुए कहने लगा, शिट यार, ये बात तो दिमाग से निकल ही गई, आज ही प्रोजेक्ट फाइनल होना है। विहान की बात सुनते रंजीत अपनी कलाई घड़ी देखता हुआ कहने लगा, आधे घंटे में मीटिंग शुरू होगी, चलो रेडी होकर साथ में निकलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से। रंजीत की बात का समर्थन करता हुआ विहान उस नौकर की ओर देखता हुआ आगे कहता है, रमेश, तुम इनका रहने का अरेंजमेंट कर दो। किस कमरे में करना है साहब? गेस्ट रूम तो आउटर में है, ऐसा करो रंजीत के रूम के बगल वाला रूम खाली है, उसमें कर दो। अपनी बात कहता हुआ वह तुरंत ही लड़की के पास आता हुआ कहने लगा, आप ना आराम से बिंदास रहिए, हम शाम को आकर मिलते हैं। विहान जल्दी से अपनी बात करता है। वही रंजीत बिदकता हुआ कहने लगा, ये क्या है? तुम इसे घर में बसाने वाले हो क्या? वो भी बुरा आइडिया नहीं, बस तू राजी हो जा, विहान मस्ती में कह जाता है। पर जब रंजीत उसे घूर कर देखता है तो वह जल्दी से कहता है, यार, बेचारी को कुछ समय के लिए तो चैन की सांस लेने दो, हो सकता है इसे कुछ याद आ जाए। और हाँ, जल्दी करो यार, तुम बातों के चक्कर में मीटिंग के लिए लेट कर दोगे। अपनी बात कहता विहान हवा के झोंके सा बाहर निकल गया और रंजीत उसे देखता रह गया। एक दिन लड़की आई नहीं, सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। मीटिंग के लिए सच में उन्हें देर हो रही थी, इस कारण रंजीत बुदबुदाता हुआ बस एक आखिरी नज़र उस लड़की पर डालता वहां से चला जाता है। वही वह लड़की उन्हें जाता हुआ देखती रह गई। ऑफिस के बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में अमारा का पीए दीपक और हेड मैनेजर अनिरुद्ध साथ में कुछ अन्य
कर्मचारियों के साथ राजस्थान में नई साइट पर प्रोजेक्ट की संभावनाओं पर चर्चा कर रही है। एक बड़े प्रोजेक्टर पर साइट की तस्वीरें और डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। दीपक स्लाइड दिखाते हुए कह रहा था, ये साइट हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, लोकेशन शानदार है और यहाँ की डिमांड भी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है। अमारा ध्यान से सुनते हुए पूछती है, तो प्रॉब्लम क्या है? दीपक बेहद संजीदगी से कहता है, प्रॉब्लम ये है कि साइट की जमीन सरकारी है और उसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिलाना आसान नहीं होगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसकी सरकारी अधिकारियों तक पहुंच हो, वरना ये डील हमारे हाथ से निकल सकती है। ये सुनते अमारा गंभीर स्वर में कहती है, ऑप्शन क्या क्या है? कोई ऐसा लिंक जो इस प्रॉब्लम को जल्दी सुलझा सके? इस पर दीपक थोड़ा सोचते हुए कहता है, एक विकल्प है मैम, राजस्थान में ऋत्विक चौधरी नाम का एक बिजनेसमैन है। वह हाल ही में मुंबई आया है और मैंने पता किया है कि सरकारी मामलों में उसकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। अगर उससे संपर्क हो जाए तो ये डील फाइनल करना आसान हो सकता है। तभी अनिरुद्ध कह उठता है, लेकिन मैम, मैंने जितना उसके बारे में सुना है उससे मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप उनसे खुद बात न करें। ये सुनते अमारा सोच में डूब जाती है। कुछ देर कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर वह कुर्सी से उठती है और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। अमारा आहिस्ता से अनिरुद्ध की ओर देखती हुई कहती है, क्यों, ऐसा क्या है इस ऋत्विक चौधरी में? अनिरुद्ध कहता है, मैम, वो बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम है, लेकिन वह काफ़ी अजीब नेचर का है। जितना मैं पता कर पाया उस हिसाब से सीधे तौर पर बात करना शायद काम न करे। अमारा मुड़कर उसकी ओर देखती हुई कह उठी, तो क्या तुम यही कहना चाह रहे हो कि मुझे उससे संपर्क करने के लिए कोई और रास्ता अपनाना होगा? अनिरुद्ध थोड़ा झिझकते हुए, जी, और मुझे लगता है कि अगर आपके पिता इस मामले में बात करें तो बात बन सकती है। उनका नाम और उनकी पर्सनैलिटी इस डील को काफ़ी आसान बना सकती है। अमारा ये सुनकर कुछ असहज हो जाती है। वो कुछ क्षण के लिए शांत रहती है, जैसे कि यह तय कर रही हो कि अपने पिता से मदद मांगना सही रहेगा या नहीं। अमारा अब हल्की झुंझलाहट के साथ कहती है, डैड हर बार मेरे फैसलों को सवालों के घेरे में रखते हैं। अगर मैं उनसे यह मदद मांगूंगी तो इसका मतलब होगा कि मैं उनके बिना ये डील नहीं कर सकती। अमारा की नाराजगी पर दीपक हल्के से होठों के भीतर से मुस्करा दिया, जैसे वह चाहता हो कि अमारा की नज़रों के सामने अनिरुद्ध कमतर पड़े। इससे पहले कि दीपक कुछ कहता अनिरुद्ध तुरंत कह उठा, मैम, कभी कभी बड़े कदम उठाने के लिए छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं और यह प्रोजेक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है यह आप उनसे बेहतर जानते हैं। अगर आप कहे तो क्या मैं सर से बात करूं? अमारा गहरी सांस लेती मेज के पास आकर अपने लैपटॉप को बंद करती है। फिर अनिरुद्ध की ओर देखती हुई कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सोचूंगी कि यह बात डैड तक कैसे पहुंचानी है। लेकिन इस बीच दीपक, तुम ऋत्विक चौधरी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो, उसकी प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स और वह क्या चाहता है। मुझे उसका हर पहलू मालूम होना चाहिए। दीपक मुस्कुराते हुए, आप बिल्कुल सही फैसला कर रही हैं मैम, मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। इसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं। अनिरुद्ध जाते जाते अमारा पर एक नज़र डालता है। उस समय उसका परेशान चेहरा जैसे उसे भी परेशान कर दे रहा था, पर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। इससे वह चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। जबकि ये सब चुपके से दीपक की नज़र में आ जाता है। वो बाहर निकलकर अपने साथी से धीरे से फुसफुसाता है, ये अनिरुद्ध सर कुछ ज्यादा पर्सनल फिक्र नहीं करते अमारा मैडम की, पर उन्हें पता नहीं क्या कि जो अपने मंगेतर को घास नहीं डालती तो अनिरुद्ध जैसों को तो तिनका भी नहीं डालने वाली। इस पर दोनों फुसफुसाते हुए हंस लेते हैं। मीटिंग खत्म करके रंजीत अपने केबिन में वापस आते अमन को देखता हुआ कहता है, अमन, विहान को भेजो। विहान सर तो घर चले गए। क्या इतनी जल्दी कैसे? मेरे बिना तो नहीं जाता। फिर जैसे अपने ही प्रश्न का उत्तर खुद को देता हुआ कहने लगा, ठीक है तुम जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। रंजीत अपनी बात कहता तेजी से केबिन से बाहर निकल गया और अमन खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा।
रंजीत ने अपने मेंशन में कदम भी नहीं रखा कि जो दृश्य उसके सामने से गुजरा उसे देखते गुस्से से उसका पारा एकदम से गर्म हो गया और वह तेज कदमों से उस लड़की के पास आता उसकी कलाई पकड़ लेता है। ये क्या है? तुमने मेरा नाइट सूट क्यों पहन रखा है? गुस्से से उसकी कलाई थामे वो उस लड़की को ऊपर से नीचे देखता है जो ढीले से कपड़े पहने खड़ी थी और अब रंजीत के गुस्से को देखती हुई कांप गई थी। तभी उनके बीच में आता हुआ विहान उसकी कलाई छुड़ाता हुआ कहने लगा, अरे यार, इसे तो मैंने दिए थे कपड़े। क्यों? कलाई झटके से साथ छोड़ता हुआ कहने लगा। वही वो लड़की अपनी कलाई मसलती रुआंसी हो उठी थी। इस बेचारी के कपड़े गीले थे तो क्या गीले कपड़े पहनती, अब जब तक लॉन्ड्री होकर नहीं आ जाते इसके कपड़े तब तक कुछ तो देना था न पहनने के लिए। और देखो तो लग रहा है जैसे तंबू पहने खड़ी हो। अपनी बात कहता हुआ विहान ठहाका मारकर हंस पड़ा। वही रंजीत का गुस्सा और डबल हो चुका था। ये लड़की अभी इसी वक्त घर से बाहर जाएगी। आप नाराज मत होइए, आपने मेरी जान बचाई यही बहुत है। आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं कह नहीं रहा बल्कि चाहता हूं कि तुम इस घर से चली जाओ। रंजीत एकदम से चीख पड़ा। इसके बाद लड़की सच में बाहर की ओर जाने लगी। ये देख विहान उसे आवाज देते हुए बोल उठा, रुको झील। झील? रंजीत आश्चर्य से देखता हुआ पूछता है, तो इसे अपना नाम याद आ गया? अरे नहीं, ये नाम तो मैंने दिया है इसे, कब तक ये लड़की बुलाते रहेंगे? विहान की बात पर रंजीत उसे अजीब नज़र से देखता हुआ कहता है, मतलब? देखिए, तुझे झील के पास मिली तो झील रख दिया नाम। अब जब तक इसे अपना नाम याद नहीं आ जाता तब तक ये हमारे लिए झील रहेगी। आओ झील, इधर आओ। रंजीत देखता है कि झील सच में विहान की बात सुनते उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। इससे रंजीत फिर से उसे तीखी नज़र से देखने लगा। विहान अब झील की ओर देखता हुआ कहने लगा, झील, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। नारियल जैसा दोस्त है मेरा, अंदर से सॉफ्ट है ये। जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आ जाती तुम आराम से रहो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। कहता हुआ विहान झील के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ जाता है। उन्हें इस तरह जाते देख रंजीत दांत पीसते हुए बड़बड़ा उठा, जा तो ऐसे रही है जैसे इसी का घर हो। ये जरूर कोई फ्रॉड है और मैं इस फ्रॉड को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। झील बकवास नाम है इसकी, शक की तरह है। अपने में बड़बड़ता हुआ वह उनके विपरीत चला जाता है। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।